Hey guys, welcome to Anthea classes and I am your teacher Tripti. Today we are going to start with chapter 2, which is sexual reproduction in flowering plants. As you know, in angiosperms, flowers are the reproductive structures, right? तो वही हैं जो आगे रिप्रोडक्शन कराएंगे. तो फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन पढ़नी है तो उससे पहले फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हो कि फ्लावर के हम लोग बेसिकली फ्लावर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. जो सबसे पहला पार्ट है फ्लावर का वो है सेपल्स. जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर की लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो आपको फ्लावर के चारों तरफ नज़र आता है उसे हम बोलते हैं. सेपल्स के ग्रुप को हम एक साथ कैलेक्स बोलते हैं. इसके अलावा जब इन सेपल्स में कलर्ड हो जाता है यानी कलर्ड सेपल्स, उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स यानी पंखुड़ी. ये हर फ्लावर में अलग अलग कलर्स की होती हैं और इन पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला. ये जो पेटल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंसेक्ट्स को और पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपनी तरफ पॉलिनेशन करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, इनके इन कलर्स को देख के ही इंसेक्ट्स फ्लावर्स पर अट्रैक्ट होते हैं और हमारी पॉलिनेशन कराते हैं जो बाद में हमारी फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है. इसके अलावा जो फ्लावर है इसके अंदर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है. एक होता है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो. जो स्टेमन है इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है, और सेम वे में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम पिस्टल बोलते हैं और पिस्टल को हम फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करें, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में. अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलती हूँ जिसका नाम है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन. यानी अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट का नाम है फिलामेंट और दूसरा पार्ट है एंथर. जो फिलामेंट होता है ये बेसिकली एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है और जो एंथर होता है ये एक टर्मिनल बायलोब्ड स्ट्रक्चर है. इसका मतलब इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बायलोब्ड बोल रहे हैं. और अगर हम इसकी एक लोब को खोलकर देखते हैं तो उस लोब के अंदर हमें 2 थीका मिलते हैं, इसलिए हम इसे डायथीकस बोलते हैं. तो ये जो 2 टर्मिनोलॉजी है बायलोब्ड एंड डायथीकस, ये हम एंथर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो एंथर की लोब्स प्रेजेंट है ना, इन लोब्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, राइट. अब जब आप देख सकते हो कि जब मैं इसके हर थीका की बात कर रही हूँ तो ये जो थीका है तो एक तरीके से डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 4 थीका है. यही एक्चुअली में इसके माइक्रोस्पोरेंजिएट होते हैं और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है ये आगे डेवलप होते हैं और पोलन सैक बनाते हैं जो बाद में पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब आप एक बार ध्यान से देखो कि एंथर लोब के अंदर जो ये 2 पोलन सैक आपको नज़र आ रहे हैं, इन पोलन सैक के यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पोलन सैक के बीच में ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस. ये जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस है अगर हम इसको बाहरी आउटसाइड साइड से देखेंगे तो ये एक बहुत ही शैलो ग्रूव नज़र आती है और अगर हम अंदर देखते हैं तो बस एक स्टेराइल टिश्यू की एक स्ट्रिप होती है. ठीक है, तो ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस जो है पोलन ग्रेन की हेल्प करती है जब उसको डिस्पर्स होना होता है. ओके, तो अभी हम लोग स्टेमन का स्ट्रक्चर डन कर चुके हैं. we are completed with the stamen structure. Now we came to microsporangium. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है आप एक बार अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखें कि मैं अब जो है बेसिकली इस एक को हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन में कट किया. यानी ये हमारा पोलन ग्रेन था, इसको हमने इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन में कट करके देखा और अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल सैक है जो कि हमें सर्कुलर शेप में नज़र आता है जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं. इसके अंदर आप देख सकते हो कि 4 तरह की लेयर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ये 4 तरह की लेयर्स प्रेजेंट है. जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस. जो एपिडर्मिस है ये सबसे बाहरी लेयर है सिंगल सेल, जो आपको शायद इस तरीके से यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी. ठीक है, इसके बाद हम हमारी सेकेंड लेयर पर आते हैं जिसका नाम है एंडोथीशियम. क्या नाम है? एंडोथीशियम. एंडोथीशियम की लेयर को आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लार्ज साइज सेल्स प्रेजेंट हैं. इन लार्ज साइज सेल्स को ही हम बोलते हैं एंडोथीशियम. ये एंडोथीशियम आप ध्यान से देखो जहाँ पर हमारा मेन स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब मेन जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है यहीं पर है. इधर आपको जो है एंडोथीशियम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, राइट.
इसके बाद हम हमारी थर्ड लेयर पर आते हैं जिसे हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। इसे मिडल लेयर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जनरली 1 2 3 मतलब 1 से 3 के बीच में लेयर्स मिलती हैं और इन्हें हम मिडल लेयर्स बोलते हैं। इसके बाद हम हमारी फोर्थ लेयर पर आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैपेटम। ठीक है, ये टैपेटम को आप देख सकते हो कि जो ये टैपेटम लेयर है ये एक्चुअली में बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म रखते हैं इसके सेल्स, और ये सेल्स बाय न्यूक्लिएटेड हैं बिकॉज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, राइट। नाउ the thing here is that except tapetum all the 3 layers they are protective in nature। वहीं पर जो टैपेटम है वो प्रोटेक्शन के अलावा कुछ मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है। टैपेटम के फंक्शंस में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिएट को स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो बाहर की जो इसकी लेयर जो भी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, और एक इसका सेंट्रल का जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है। इसे आप देख सकते हो टैपेटम के अंदर ये स्पोरोजीनस टिश्यू दिख रहा है। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर ये जो बहुत सारे सेल्स हैं ना, ये सेल्स ही हैं जो बाद में पोलन मदर सेल्स बनते हैं और इन फ्यूचर पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी उस पे जाने से पहले एक बार हम टैपेटम के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी माइक्रोस्कोप या पोलन मदर सेल जिसे हम शॉर्ट में पीएमसी बोलते हैं ये डेवलप होते हैं तो इन्हें नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो नरिशमेंट का रोल है ये टैपेटम प्ले करता है। इसके अलावा सेकंड ये है कि जब हमारे पास पोलन ग्रेन बन जाता है तो उस पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन। वो एक्साइन बनने के लिए यूबिश ग्रैनुअल्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? यूबिश ग्रैनुअल्स। तो उन यूबिश ग्रैनुअल्स की प्रोडक्शन भी कौन करता है? टैपेटम करता है। इसके अलावा जब कभी भी पोलन ग्रेन जैसे फॉर्म हो गया, अब पोलन ग्रेन को जाके फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर जब ये ड्रॉप होता है पोलन ग्रेन, तो फ्लावर का स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर लेता है पोलन के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स को कि हाँ ये जो पोलन है ये मेरे ही फ्लावर का है, और इसलिए वो फिर उसकी आगे उसको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अलाउ करता है। तो वो जो स्पेशल प्रोटीन्स पोलन ग्रेन सिक्रीट करता है ना कंपैटिबिलिटी के लिए कि भाई कौन से फ्लावर के साथ कंपैटिबल है जिसके साथ फर्टिलाइजेशन हो और कौन किसके साथ ना हो, तो वो भी ये टैपेटम ही सिक्रीट करता है। इसके अलावा टैपेटम बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ टैपेटम के फंक्शंस को तो मैं ये बोल सकती हूँ, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्कोप, पोलन मदर सेल एंड पोलन ग्रेन्स। Second, production of Yubish granules for forming exine of pollen grains. And third, secretion of special proteins for the pollen grains to recognize compatibility. And fourth, secretion of enzymes and hormones. आप एक बार नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पहले जो है फर्स्ट आपको मैच्योर एंथर का डायग्राम बनाया है, बाद में हमने इसके इस वर्जन को कैसे एनलार्ज करके देखा है जो आप लेयर्स पढ़ सकते हो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है जो एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही प्रेजेंट है, और ये हमारा टैपेटम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके नीचे आप देख सकते हो एक डिहाइज्ड एंथर दिखाया है। इसका मतलब है कि जब एंथर डिहाइज्ड हो गया यानी एंथर जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज कर रहा है, वो बहुत मैच्योर हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो ये वॉल है, ये जो वॉल है ये रप्चर हो गई है ना, और वॉल रप्चर होकर जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकल रहे हैं। बीच में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये वैस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट है। ठीक है, वैस्कुलेशन तो चाहिए ही प्लांट को, वाटर के लिए भी, नरिशमेंट के लिए भी, राइट। अब इसके बाद ये हम लोग बार बार ये बोले जा रहे हैं कि पोलन ग्रेन बन गए, पोलन ग्रेन बन गए, पोलन मदर सेल से पीएमसी जो है उससे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। तो इसी के प्रोसेस को अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इसको आप एक बार ध्यान से सुनिए। द पोलन मदर सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम दे अंडरगो मियोसिस to form and to give rise to the 4 microspores. Microspores एक्चुअली में पोलन ग्रेन को ही डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि ये है हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसने मियोसिस 1 किया तो माइक्रोस्कोप डायड बना, डायड यानी 2 सेल बने। इसके बाद जब इसने अपना मियोसिस 2 कंप्लीट किया तो हमारे पास माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना यानी 4 माइक्रोस्कोप बने। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं ये हर माइक्रोस्पोर आगे इस वाली डिवीज़न को परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है? सबसे पहले माइक्रोस्पोर होता है, ये जो माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है
अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि ये जो 4 माइक्रोस्कोप्स हैं ना, जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे के साथ एक मटेरियल से कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, जिस मटेरियल को हम बोलते हैं कैलोस। क्या बोलते हैं? कैलोस। तो ये उसके साथ अटैच्ड हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बताने वाली हूँ कि अब डेवलपमेंट कैसे हो रही है पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड से। तो सबसे पहले क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो डिवाइड करता है और वो 2 सेल्स फॉर्म करता है। वो जो दोनों सेल्स हैं वो है वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। यहाँ पर डायग्राम में आपको इसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि इसके अंदर एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या क्या होता है। तो मैं अभी आपको आगे सिर्फ यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जो माइक्रोस्पोर था उसने डिवाइड करा और उसने 2 पार्ट्स को फॉर्म किया, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, इट हैज़ abundant food reserve and a very large irregularly shaped nucleus, whereas when we come to the generative cell, it is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell, और इसके अंदर बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन है वो इस स्टेज पर शेड होते हैं, यानी जहाँ पर 2 सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो बच गए, जो बाकी बची हुई स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल फर्दर 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये 2 में डिवाइड होके जो है मेल गैमीट्स दे देता है। क्या देता है? 2 मेल गैमीट, ठीक है। तो एक्चुअली में जो पोलन ग्रेन था वो कितने सेल का हो गया? 3 का हो गया, 1 वेजिटेटिव और 2 मेल गैमीट। तो ये जो 3 सेल कंडीशन है, इसमें ज़्यादातर पोलन ग्रेन शेड नहीं होते हैं, सिर्फ 40% स्पीशीज़ के ही शेड होते हैं। बिकॉज मान लो किसी केस की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, तो बजाय 3 सेल्स बनाने में जो एनर्जी वेस्ट हो, उससे तो बेटर है कि 2 में हो। तो 2 ही सेल रहे, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। और जब जैसे अगर स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो तब वहाँ पे जेनरेटिव सेल डिवाइड हो, तो वो ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड आप यहाँ पे देख सकते हो, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की बहुत सारी अलग अलग अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इस स्लाइड में मैं दिखा रही हूँ। आप देखो, जो फर्स्ट स्लाइड है इसके अंदर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। एक जो माइक्रोस्पोर है वो इसके पीछे है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसकी बैक साइड पर है। ये आइसोबाइलेटरल है, ये डी कस्केड शेप है, इसका भी एक माइक्रोस्पोर पीछे प्रेजेंट है। ये टी शेप्ड है बिकॉज ये ऐसे टी शेप्ड है, और ये जो है लीनियर शेप में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, ठीक है। 1-2 फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइफा के अंदर, किसके अंदर? टाइफा के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वहाँ पे कंपाउंड पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। इसका मतलब है पोलन ग्रेन्स ऑफ द टेट्राड आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक प्लांट का बताना चाहती हूँ जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है कि जो भी सारे पोलन ग्रेन्स हैं एक एंथर लोब के, वो एक साथ एक ही सिंगल सैक में रहते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलिनियम, ठीक है। तो टेट्राड से आपके ऊपर दो एग्जाम्पल्स हैं जिन पे 1 वर्ड भी आ सकता है। एक है टाइफा और एक है कैलोट्रोपिक्स में मिलने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं पोलिनियम। Okay, now as the anther matures and dehydrate, the microspores dissociate from each other and they develop in pollen grain. Thousands of pollen grain are released with the dehiscence of anther. और एक चीज़ मैं जो पीछे आपको बताना भूल गई कि किसी भी फ्लावर्स के सारे स्टेमेंस को एक साथ करके हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंड्रोशियम। अब हमारे पास हमारा पोलन ग्रेन बन गया है, तो एक बार पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खासियत है। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जो लोग पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज नोन एज स्पेलियोनोलॉजी। व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज स्पेलियोनोलॉजी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमीटोफाइट को। किसको? मेल गैमीटोफाइट को। अब सबसे पहले देख सकते हैं जो पोलन है इसका जो साइज़ होता है वो जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर में होता है, और इसके अंदर 2 लेयर हैं, एक है एक्साइन, एक है एंटाइन। जो एक्साइन लेयर है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये जो लेयर है ये
सबसे हार्ड लेयर है बिकॉज ये बनी हुई है स्पोरोपोलिन की. इट इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल इन प्लांट्स. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल. This sporopollen can withstand high temperature and strong acids and alkali condition. जो कितना ही हाई टेम्परेचर हो, कैसी एसिड एल्कली कंडीशन हो, इनफैक्ट कोई भी ऐसा एंजाइम आज तक नहीं पता है जो इसको डिग्रेड कर सके. इसकी वजह से पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स के उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया जाता है. तो इसलिए पोलन्स को स्टडी करने के लिए कि फ्लावर्स या प्लांट कैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं, कैसे उनके एडवांस वर्जन्स आते हैं, तो उसके लिए इनके पोलन ग्रेन्स को स्टडी करते हैं. आप देख सकते हो ये जो एग्जाइन है ये कुछ साइट्स पर एब्सेंट है. तो जिन साइट्स पर ये एब्सेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर. यानी कि जब पोलन ग्रेन जाकर पिस्टिल की स्टिग्मा पर गिरेंगे तो वहाँ पर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाएंगे अपने मेल गैमीट्स को नीचे ओवरी तक पहुँचाने के लिए. तो वहाँ पर अगर एग्जाइन प्रेजेंट होगा तो ट्यूब बन ही नहीं पाएगी. इसलिए ये जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंस होता है उसे हम बोलते हैं जर्म पोर, बिकॉज यहाँ से पोलन अपनी पोलन ट्यूब बनाता है. ठीक है. इसके अलावा आप अंदर की लेयर देख सकते हो, ये है इंटाइन. इंटाइन जो है एक काफ़ी थिन इनर कॉन्टिन्यूस लेयर है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है. और इसके बाद इसका जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है ये चारों तरफ राउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है. तो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन के इस पे 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत आते हैं: पोलन एनर्जी, पोलन प्रोडक्ट्स एंड पोलन वाइएबिलिटी. जैसा कि आप यहाँ साइड में देख सकते हो स्लाइड में, पोलन एलर्जी की मैं बात कर रही हूँ. बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो अलग अलग तरीके की एलर्जी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से किसी को ब्रोंकियल या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया. ठीक है. जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है पोलन एलर्जी का वो है कैरेट ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम. एंड आई बेट कि आप लोगों ने भी बहुत जगह पर देखा होगा. तो ये जो कैरेट ग्रास है ये एक्चुअली इंडिया में वीट के साथ इंपोर्ट किया गया था. ये एक तरीके की वीट थी और इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है पोलन की वजह से. तो एलर्जी में सिम्टम्स हो सकते हैं, वाटरी आइज़ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गया, रैशेज़ हो गया. ये अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो है वो पोलन से होने वाली एलर्जी में हो सकते हैं. इसके बाद हम देख रहे हैं पोलन के next we come to pollen products. Pollen grains are believed to be rich in nutrient. The pollen grains collected by bees are being used for a variety of purposes like nature cure, cosmetics and even as food supplements. In fact जो एथलीट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में भी इन्हें यूज़ करते हैं. और जो हॉर्सेस की रेस होती है वहाँ पर भी इसे एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है. तो जो पोलन के प्रोडक्ट्स हैं ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और सिरप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं. नेक्स्ट इज़ पोलन वाइएबिलिटी. पोलन वाइएबिलिटी का मतलब ये है कि जो पोलन है वो कब तक वाइएबल है, यानी पोलन ट्यूब बना के अपने मेल गैमीट्स पिस्टिल की ओवरी तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है. राइस और वीट में सबसे लोवेस्ट वाइएबिलिटी देखी गई है जो 30 मिनट्स है. लेकिन रोजेशी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर इसकी बहुत ही हाई वाइएबिलिटी देखी गई है जो कि कुछ मंथ्स तक भी लास्ट कर सकती है. इस टेबल के अंदर भी आप कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है, ऑल्दो ये एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. ठीक है. अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं. किस में स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में. और ये लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं. ठीक है. और जहाँ पर पोलन को हम स्टोर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलन बैंक्स. और ये जो टेक्निक है हाई टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने की, इस टेक्निक को एक अलग नाम दिया गया है क्रायो प्रिजर्वेशन. तो मान लो कोई प्लांट है एक्सटेंट हो गया और उसका पोलन हमारे पास है, तो हम बाद में उस प्लांट को प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से फिर से रीग्रो कर सकते हैं. हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट को कंप्लीट कर लिया था. अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है पिस्टल एंड ओव्यूल का. जैसा कि आपको पता है कि जो पिस्टल है वो फीमेल पार्ट होता है जिसके 3 सब पार्ट्स
हम लोग क्लासीफाई करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं किसी भी फ्लावर की सभी पिस्टल्स को एक साथ कंपाइल करके बोलूँ तो आई कैन यूज़ अ टर्म विच इज़ गाइनोशियम। जैसा कि हम स्टेमेंस में टर्म यूज़ करते हैं एंड्रोशियम, वैसा ही हम लोग पिस्टल के लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम का मतलब क्या है कि किसी भी फ्लावर के जितने भी पिस्टल्स हैं। अब पॉसिबल है कि किसी फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल हो और किसी फ्लावर के अंदर मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट हो, राइट। तो जब किसी फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टल होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, यानी मोनो यानी वन। तो एक कार्पल है, एक ही पिस्टल है, तो बोल दिया हमने मोनोकार्पिलरी। और जिसके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल है उसे हम बोल देते हैं मल्टी कार्पिलरी। अब जब एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो दो सिनेरियो पॉसिबल होते हैं कि या तो वो जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज हो सकती हैं और या जो वो पिस्टल्स हैं वो फ्री हो सकती हैं। जैसा कि आप अपने फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर आपको मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल दिया है और इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर जो भी हमारी ये सारी आपको पिस्टल्स नज़र आ रही हैं, ये कैसी हैं, सॉरी ये मल्टी कार्पिलरी का एग्जांपल नहीं होगा, ये मल्टी स्टिग्मैटिक का एग्जांपल होगा क्योंकि ऊपर बहुत सारे स्टिग्मा है। लेकिन ये मल्टी कार्पिलरी का एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये हिबिस्कस है, ठीक है। इसके बाद हम आपके सेकंड डायग्राम पर आते हैं जो कि पेपेवर का है और ये एग्जाम्पल शो कर रहा है मल्टी कार्पिलरी का। सेम वे में हमारा अगला एग्जाम्पल जो है मिकेलिया जो है, ये भी एग्जाम्पल शो कर रहा है मल्टी कार्पिलरी का, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सारी पिस्टल्स हैं वो फ्यूज्ड हुई हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सिंक कार्पस, यानी कि सिंक हुई हैं, फ्यूज़ हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी पिस्टल्स हैं वो फ्री हैं, तो इनको हम नाम देते हैं एपोकार्पस। क्या नाम देते हैं? एपोकार्पस। तो हमने जो पिस्टल के 3 पार्ट्स की बात की, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एक बार उनका जनरल फंक्शन भी पता कर लेते हैं। जो स्टिग्मा है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। जो स्टाइल है वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक काफ़ी इलोंगेटेड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है स्टाइल, जो कि बाद में हमारी जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है तो वहाँ से हमारे मेल गैमीट्स होते हुए आते हैं। और जो थर्ड पार्ट हम देख सकते हैं वो है नीचे का बल्जिंग पार्ट। तो इस बल्जिंग पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ही हमारा एम्ब्रियो सैक होता है जहाँ पे हमें फीमेल गैमीट्स मिलते हैं जो कि एग है, ठीक है। अब इसके अलावा हम आपके नेक्स्ट टॉपिक, जैसा हमने मेल में पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, वैसे ही हम फीमेल में पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम कुछ नहीं होता है, एक ओवरी का क्या है, ओव्यूल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, ये एक ओव्यूल है। बेसिकली इस ओवरी को जब एनलार्ज किया तो वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसका फर्दर मोर ज़्यादा क्लीन डायग्राम मैं आपको अब दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल। तो आप देख सकते हो कि जो ये ओव्यूल है हमारा, ये अटैच्ड होता है, जो ये हमारा ओव्यूल है ये अटैच्ड है हमारे प्लेसेंटा के साथ बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकल, ठीक है। और फ्यूनिकल का जो रीजन ओव्यूल की बॉडी के साथ फ्यूज़ करता है उसको हम नाम देते हैं हाइलम। इसके अलावा आपको एक और स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक तरीके से फ्यूनिकल का ही स्ट्रक्चर है जो पूरी ओव्यूल की बॉडी के साथ फ्यूज़ हो रहा है, और उसको हम एक अलग से नाम दे देते हैं रैफी। क्या नाम दे दिया? रैफी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रहे, ये जो ओव्यूल है, यहाँ पर मैंने जो ओव्यूल आपको दिखाया है वो एग्जाम्पल है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ठीक है। तो ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसी है उसके बेस पे हम ओव्यूल को 6 फर्दर टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। उसमें जाने से पहले एक बार मैं यहाँ पे इसके डायग्राम्स के बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपको मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये मेरा ओव्यूल है। इस ओव्यूल को चारों तरफ कुछ इंटेग्यूमेंट्स ने कवर करके रखा है जो बाहरी लेयर्स हैं। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स जिस बेस से शुरू होती हैं उस बेस को हम बोलते हैं चलाजा, और ये इंटेग्यूमेंट जिस टिप पर एब्सेंट होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो रीजन है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है और मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट के पास
जो है लेकर आती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि ओव्यूल जो है वो पूरा ओव्यूल एक पैरेन्काइमेटस सेल से फिल्ड है, जिस पैरेन्काइमेटस सेल को हम बोलते हैं न्यूसेलस, जिसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि है एम्ब्रियो सैक। यही है वो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर हमारा एग सेल प्रेजेंट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम ओव्यूल की अलग अलग अरेंजमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि ओव्यूल की कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है ओव्यूल का वो है एनोड, इसमें स्पेलिंग एट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इस एट्रोपस ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो बॉडी की अरेंजमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में है। इसके बाद हमारा सेकंड आता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर आप देख सकते हो कि जो बॉडी की अरेंजमेंट है वो इन्वर्टेड है, यानी यहाँ पे माइक्रोपाइल स्ट्रेट है और यहाँ पे माइक्रोपाइल जो है वो इन्वर्टेड पोजीशन में है। इसके बाद हम आते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल के अंदर। एम्फीट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल है जिसमें बॉडी भी कर्व्ड है और एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉडी भी कर्व्ड है और एम्ब्रियो सैक की भी जो पोजीशन है, जो शेप है वो कर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे हेमी एनाट्रोपस पर। हेमीट्रोपस क्या होता है, जिसके अंदर जैसे एनाट्रोपस में इन्वर्टेड है लेकिन हेमी में कैसे इन्वर्टेड है, हाफ इन्वर्टेड है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे कैम्पाइलोट्रोपस पर। कैम्पाइलोट्रोपस जो है इसकी जो बॉडी है इसमें सिर्फ बॉडी कर्व्ड है, राइट। और आपने देखा था कि एम्फीट्रोपस में बॉडी भी कर्व्ड होती है और एम्ब्रियो सैक भी कवर्ड है, लेकिन कैम्पाइलोट्रोपस में सिर्फ बॉडी कर्व्ड है। और फिर इसके बाद हम आते हैं सर्सिनोट्रोपस पे। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, इसके अंदर ओव्यूल के ऊपर फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकुलस था हमारा, आप देख सकते हो ये जो फ्यूनिकल है ये पूरा कॉइल कर चुका है। तो ये हमारे ओव्यूल की जो हैं अलग अलग अरेंजमेंट है। अब इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट मेन मेथड पर आते हैं जो कि है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा हमने मेल में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको ध्यान होगा कि जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। होता क्या है इसके अंदर, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे हमारा चलाजल एंड और बाकी सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये चारों तरफ न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस के बीच में एक स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, या फिर शॉर्ट में बोले तो एमएमसी। और ये जो एमएमसी है ये एक ही होता है नंबर में। ठीक है, जो ओव्यूल है वो डिफ्रेंशिएट करता है माइक्रोपाइलर रीजन जो है न्यूक्लियस का, उसको एक सिंगल एमएमसी में। वो जो एमएमसी है वो मियोटिक डिवीजन करती है। कौन सी डिवीजन करती है, मियोटिक डिवीजन करती है, जिससे वो सबसे पहले मेगास्पोर का एक डायाड फॉर्म करती है, यानी 2 सेल फॉर्म करती है। और मियोसिस 2 होने पर उसका जो है मेगास्पोर का टेट्राड फॉर्म हो जाता है। यानी जब एमएमसी ने मियोसिस किया तो एंड में हमें 4 लीनियर मेगास्पोर टेट्राड मिल गया। अब आपको याद हो जब माइक्रोस्पोर में टेट्राड मिलता था तो चारों माइक्रोस्पोर जो थे पोलन ग्रेन में डेवलप होते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर ऐसा होगा जो कि फंक्शनल है और बाकी जो तीनों मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर है जिसकी डिप्लॉइडी एन है वो खुद को डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक में, जिसकी भी जो प्लॉइडी होगी वो डिप्लॉइडी होगी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया एम्ब्रियो सैक, जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बनता कैसे है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूसेलस में से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर हम लोगों ने अटेन किया है, वो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो 3 बार माइटोटिक डिवीजन करता है, जिससे पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर उसके बाद 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं और फिर ये हमारे पास 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो डिवीजन हुई है इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है, लेकिन कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। जब एक बार 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट प्रेजेंट हो जाती है तब साइटोकाइनेसिस होता है और सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है, जिससे हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है
इसमें हमारे पास 8 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस हैं? 8। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं और ये 3 न्यूक्लियस, तो कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस हैं। अब जब सेल फॉर्मेशन होती है तो 8 में से सिर्फ 6 ही सेल ऐसे होते हैं जिन पे सेल वॉल बनती है, और जो 2 सेल होते हैं उन पे नहीं बनती। वो 2 सेल सिर्फ न्यूक्लियाई की फॉर्म में ही रहते हैं। तो वो जो 2 सेल हैं उन्हें हम एक अलग से नाम दे देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं है। ध्यान रहे, पोलर न्यूक्लियाई के नीचे प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। एग अपैरेटस वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास 3 सेल कंडीशन है। एक होता है एग और बाकी 2 सेल्स होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। अगर आप सिनर्जिड्स को ध्यान से देखोगे तो सिनर्जिड्स के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना एग के पास पहुंचने के लिए, और जैसे ही पोलन ट्यूब आके एग के पास पहुंचने के लिए यहाँ ओव्यूल में या ओवरी में कांटेक्ट करती है तो एकदम से जो शॉक प्रोड्यूस होता है उस शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि माइक्रोपाइलर एंड पर हम लोगों को 3 न्यूक्लियेट कंडीशन प्रेजेंट है जिसमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है। सेंटर में आप देख सकते हो हम जो ये पूरा हमारा सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल के सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और इसके चलाजल एंड पर क्या प्रेजेंट है? 3 एंटीपोडल्स। ये जो एंटीपोडल्स हैं ये बेसिकली नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, और इनका नेचर वही न्यूट्रिटिव नेचर होता है। और जब एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद जो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है जाइगोट को, वो ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए मैं एक टर्म यहाँ पर लिख रही हूँ जो बोली जाती है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, यानी कि 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लिएटेड जो है वही होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब एक बार मेरे साथ आप जो है इसके उनको काउंट करना सेल्स को। सबसे पहले सेल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो सेल है नहीं, और एक ये पूरा सेंट्रल सेल, तो कितने सेल हो गए हमारे पास? 7 सेल हो गए। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि एक बार न्यूक्लियस काउंट करते हैं तो न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसको 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलना बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोलिनेशन। हमारे पास मेल गैमीट बन गया है, हमारे पास फीमेल गैमीट रेडी हो गया है। अब इस पोलन ग्रेन को, जो हमारा मेल गैमीट था, इसको ट्रांसफ़र होना है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो पोलिनेशन वही प्रोसेस है, दैट इज़ द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, सो दे नीड एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन, ठीक है। अब ये जो पोलिनेशन है ये 2 टाइप की है। यहाँ पे ये पूरा इसका डायग्राम है जिसको हमने समराइज़ किया है। सबसे पहले है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ध्यान रहे यहाँ पर इस क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगैमी भी बोलते हैं। गैमी का मतलब है मैरिज। क्या है? मैरिज, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पोलिनेशन के 2 टाइप्स में। सबसे पहला टाइप है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन वो पोलिनेशन होती है, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को एक तरीके से हम बोल सकते हैं जहाँ पर सेम ही फ्लावर के अंदर या फिर सेम ही प्लांट के ही फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कहाँ होती है? जहाँ पे 2 अलग अलग स्पीशीज़ में पोलिनेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है इसके हमने फर्दर 2 पार्ट्स क्लासीफाई किए हैं, ओटोगैमी एंड जियोटोनोगैमी, ठीक है। जो ओटोगैमी है इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ प्लस मैरिज, यानी कि ये जो है इट हैपन्स इन द सेम फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। द पोलन विच इज़ रिलीज्ड बाय इट्स ओन एंथर पॉलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। तो एंथर और स्टिग्मा जो हैं एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो एक दूसरे को ही बहुत ईजिली जो है पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली। अब यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि जो ओटोगैमी है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं। इसको हम बोलते हैं कैज़मोगैमी। आप लोग स्पेलिंग के लिए वर्ड ना हो, मैं जो नोट्स का PDF दूंगी उसमें सब कुछ मेंशन है। फिर है क्लिस्टोगैमी। कैज़मोगैमी जो होती है उसको मैं बोल सकती हूँ कैज़मो यानी ओपन, गैमी यानी मैरिज, यानी ऐसे फ्लावर्स जिनके एंथर और स्टिग्मा जो हैं एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनके अंदर ओटोगैमी बहुत ईजिली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। और एक और एग्जाम्पल है इसका कैथारैंथस, उसमें होता है।
फिर है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब है क्लिस्टो यानी क्लोज एंड गैमी या गैमस मतलब मैरिज। यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो ओपन नहीं होते, वो क्लोज रहते हैं। तो वो क्लोज रहते हैं तो एंथर और स्टिग्मा जो है एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो जब भी एंथर मैच्योर होकर डिहाइस होगा फ्लावर बड के अंदर, तो जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और पोलिनेशन हो जाती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर क्रॉस पोलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि फ्लावर क्लोज है। कैस्मोगैमस में तो फिर भी ओपन है, हो सकता है कहीं और से पोलन आके गिर जाए, लेकिन क्लिस्टोगैमस में तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास वियोला, जिसे हम लोग कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्सैलिस हो गया, कमलीना हो गया, बीन्स हो गई, है ना। इसके अलावा जो फ्लावर है कॉमोलिना बेंजिलैनिस, विच आई विल राइट योर नेम हेयर, कोमोलिना बेंगोलेंसिस, ये जो फ्लावर है ये जो है कैस्मोगैमस भी है और क्लिस्टोगैमस भी है। इसका जो अपर पार्ट है वो कैस्मोगैमस होता है और जो इसका लोअर पार्ट है फ्लावर का वो क्लिस्टोगैमस होता है। इसके बाद हम इसके सेकंड टाइप पर आते हैं जो है जुटोनोगैमी। जुटोनो मतलब नेबर और गैमी मतलब मैरिज। इसका मतलब है एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में, यानी पहला क्या था एक ही फ्लावर के अंदर, और अब दूसरा क्या आ गया एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में। ऑल्दो इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शन तो ऐसे कर रहा है ना क्योंकि एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो दो इन्वॉल्व हो गए तो क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है एक। और इसको एक पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट से ही तो आ रहा है, जैसा कि हम पी में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट उस पर आते हैं जो कि है क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। तो जिसमें क्या होता है एक फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर पर जाना है, जो कि फ्लावर जो है ना दोनों, वो दोनों अलग अलग प्लांट्स से होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। एंड दिस इज द एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट नीड्स पॉलिनेटिंग एजेंसीज। अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज चाहिए ये एबायोटिक भी हो सकती हैं और बायोटिक भी हो सकती हैं। तो एबायोटिक एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं होता, जो कि मेनली जो है दो ही टाइप के फैक्टर्स होते हैं, विंड एंड वाटर। विंड वाले को हम बोलते हैं एनीमोफिली और वाटर वाले को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब सुनना एनीमोफिली में क्या होता है। इसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो विंड की हेल्प से होती है, जैसा कि आपने देखा है वीट में, मेज़ में, राइस में, इनफैक्ट कुछ ग्रासेस में भी, ठीक है। अब एनीमोफिलस फ्लावर जो कि विंड से पॉलिनेशन कराएगी, इनकी कुछ अलग से खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। लाइट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे तो ईजिली एयर की हेल्प से या विंड करंट चलेगा तो ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, इनके जो स्टेमन है वो बहुत ही वेल एक्सपोज्ड हैं ताकि हल्की सी हवा चलते ही भी पोलन ग्रेन जो है वो डिहाइस कर सकें। थर्ड है, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो बहुत ही लार्ज साइज में और फेदरी होते हैं ताकि पोलन ग्रेन को ईजिली ट्रैप कर सकें। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनके पास जनरली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। आपने देखा होगा कॉर्न कोब को, जैसे हम लोग घर में मक्का खाते हैं तो उस पर कुछ धागे से ब्राउन कलर के निकलते हैं, तो वो एक्चुअली में उसके टेसल्स होते हैं। और वो टेसल्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसका वो स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि विंड में ईजिली वेव कर सके और पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके, इसलिए वो इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और जब अगर बात करें हमारे हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली क्या है, जिसके अंदर जो एजेंसी है वो किसकी है, वाटर की है। अच्छा, एक्वेटिक प्लांट्स में सबको ही वाटर की ज़रूरत हो ये नेसेसरी नहीं है। जैसे हमारे पास कुछ प्लांट्स है, वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली या लोटस हो गया, तो इनके अंदर वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे एनीमोफिली चलती है। एनीमोफिली या एंटोफिली का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाइड्रोफिली सिर्फ उन्हीं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर चाहिए जो कि वाटर के, जिनके फ्लावर्स जो हैं वाटर के अंदर या तो मर्ज्ड हों या सबमर्ज कंडीशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया का जो मेल फ्लावर है वो अपने पोलन ग्रेन्स को वाटर के सरफेस पे रिलीज़ करता है। वहाँ से जो वाटर का करंट है वो उस पोलन ग्रेन को बहुत ईजिली जो है अपने साथ
बहाकर ले जाता है, पैसिवली बहाकर ले जाता है, और फिर वहाँ पे वो फीमेल फ्लावर के पास जैसे ही वो पहुँचते हैं उसके स्टिग्मा के पास तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पानी से वेट ना हो इसलिए इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिसे हम बोल सकते हैं म्यूसिलेजेनस कवरिंग, ठीक है। तो जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। विंड और एयर को ऐसे थोड़ी है कि कलर नहीं होगा तो एयर उस फूल पे जाएगी नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है जिसे हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स, जिसका मतलब है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हो, जिसका आप यहाँ पे टाइप्स देख सकते हो, एंटोमोफिली, कैरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली एंड ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो एंटोमोफिली क्या होता है, जिसके अंदर इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसा कि बीज में है, बटरफ्लाइज में है, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंट, मोथ्स, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे कैरेप्टेरोफिली, जिसके अंदर बैट्स जो हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। फिर है मेलाकोफिली, मेलाकोफिली है जिसके अंदर स्नेल्स, जो कि वेटलैंड एरियाज़ में देखने को मिलता है, वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। और फिर है ऑर्निथोफिली, जो कि बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे सनबर्ड और हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है एक ऐसी बर्ड है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लाई करती है। इनफैक्ट ये स्टैटिक कंडीशन में भी रह सकती है, जब ये उड़ रही है तो एक ही प्लेस पे स्टैटिक कंडीशन में रह सकती है, और ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। इनफैक्ट ये बात देखी गई है बच्चों कि बहुत ही लार्ज साइज एनिमल्स जैसे कि प्राइमेट्स में लेम्योर्स हो गए या फिर एर्बोरियल हो गए, जो कि ट्री ड्वेलिंग रोडेंट है एक तरीके का, रेप्टाइल्स हो गए, जैसे रेप्टाइल्स में गेक्को एंड गार्डन लिजर्ड है, इवन कुछ कैरियन फ्लाइज भी हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है ना रेफलेशिया, उसको पॉलिनेट करते हैं कैरन फ्लाइज। तो इतने बड़े बड़े साइज़ के भी लार्जर एनिमल्स को भी पॉलिनेटर्स के तौर पे देखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब बायोटिक एजेंसीज़ में क्या होता है कि एनिमल विजिट जो है वो सस्टेन हो, बार बार एनिमल आए तो फ्लावर को भी इन रिटर्न रिवॉर्ड प्रोवाइड करना होता है इंसेक्ट्स को। वो जो रिवॉर्ड है वो नेक्टर की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, स्मेल की फॉर्म में करते हैं और पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई केसेस हैं जिनमें कुछ अलग बेनिफिट्स देखे गए हैं, जैसे एक हमारा फ्लावर है जिसे हम बोलते हैं एमोर्फोफेलस। ये जो एमोर्फोफेलस है ये काफ़ी टॉलेस्ट फ्लावर है जिसकी 6 फीट तक हाइट होती है। ये जो है, जो बर्ड इसके पोलन को ट्रांसफ़र कराती है उसको एक सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करता है अपने एग ले करने के लिए। तो वो बर्ड, क्योंकि ये फ्लावर इतने बड़े साइज़ तो उसके अंदर अपने एग ले करती है और इन रिटर्न जो है इसका पोलन कैरी करके आगे ले जाती हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखा होगा यूका प्लांट और एक है मोथ। इन दोनों में बहुत ही अच्छी एक रिलेशन है। होता क्या है, जो मोथ है वो यूका प्लांट की ओवरी के लॉक्यूल में जाके अपने एग को डिपॉजिट कर देता है, और जो फ्लावर है उसको मोथ जो है पॉलिनेट कर देता है, क्योंकि जब मोथ आया है एग ले करने के लिए तो फिर वो अपने पैरों पे या अपनी बॉडी पर पोलन ग्रेन को लगा कर लाया है, ठीक है। अब क्या होगा, जब जैसे जैसे डेवलपिंग होगी तो होता क्या है, मोथ ने अपना एग ले कर दिया, जब उस एग में से लार्वा बाहर निकलेगा तो सीड की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से मोथ और प्लांट जो हैं दोनों ने एक दूसरे की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प की। अगर ये दोनों नहीं हो तो इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यूका प्लांट और एमोर्फोफिलस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अब हम इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? होता क्या है, बार बार अगर इनब्रीडिंग होती जा रही है, जैसा कि सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, यानी एक ही स्पीशीज़ में बार बार अगर प्रोजनी पास ऑन हो रही है तो वो प्रोजनी एडवांस नहीं हो पाती, ठीक है। अगर मान लो किसी ए में कोई चीज़ अच्छी है, बी में कोई चीज़ अच्छी है, अगर उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हुई अलग अलग स्पीशीज़ की तो जो सी बनेगा उसके अंदर कुछ अलग खासियत होगी। अगर ए है और यही ए बार बार करे जा रहा है तो कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसको ब्रेक किया जा सके, ये ना हो, और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करें, एंश्योर करें बायसेक्सुअल प्लांट्स में,
तो हम आउट ब्रीडिंग, उसके लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, यानी कि स्पीशीज़ के बाहर ब्रीडिंग करानी है। इसके जो हैं मेनली 5 वेज हैं जो आपके में मेंशन है। तो सबसे पहला जो वे है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी जो है इट बेसिकली प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन, और ये जो है कैस्टर और मेज में आपने देखा होगा, बिकॉज इन दोज फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट, जिसकी हम कंडीशन को मोनेशियस बोलते हैं। तो वहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एक ही फ्लावर के अंदर तो ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे जुटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते, क्योंकि भले ही पॉलिनेशन जो है अलग अलग फ्लावर्स में हो रही है, लेकिन है तो सेम प्लांट के ही। इसीलिए इसके कुछ वर्जन्स, मतलब कुछ बोल सकते हैं हम, जो एक्चुअली में अडेप्टिव स्ट्रैटेजी देखी गई है। जैसे पपाया में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो क्या होता है, या तो एक प्लांट जो है मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी डायशियस कंडीशन है, तो वहाँ पे ना तो ऑटोगैमी होगी ना जुटोनोगैमी होगी, ठीक है। एक प्लांट पूरा मेल है, एक प्लांट पूरा फीमेल है, तो आपस में कभी वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हो, एक फीमेल फ्लावर है या तो मेल फ्लावर है, ठीक है। ये पूरा एक ही प्लांट पे है, ये पूरा दूसरे प्लांट पे है, तो क्या पॉसिबल है कि एक ही प्लांट के फ्लावर्स में हो जाएगा? नहीं होगा। इसके बाद हम हमारी सेकंड उस पर आते हैं, प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। बेसिकली प्रोटोएंड्रस में क्या होता है, इट इज़ द अर्ली मैच्योरिटी इन द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो क्या होगा, पोलन जो है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज हो जाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, जैसे सनफ्लावर और सैल्विया में देखते हैं। और प्रोटोगाइनस में क्या होता है, इट इज़ द अर्ली मैच्योरिटी इन द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो क्या होगा, स्टिग्मा जल्दी रिसेप्टिव बन जाएगा, पोलन तब तक रिलीज नहीं होते, तो फिर स्टिग्मा को किसी और ही का पोलन लेना पड़ेगा, जैसा कि ये देखा जाता है मिराबिलिस जलैपा में। और मिराबिलिस जलैपा का आगे आप एवोल्यूशन में भी एक अलग केस आएगा, उसको रीड करोगे, ठीक है। इसके बाद है हेट्रोस्टाइली यानी डिफरेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो है बहुत ही अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिससे कि पोलन कभी भी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता। जैसा कि पैंसी में क्या होता है, स्टिग्मा जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, तो वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता। इसके अलावा कैल्मिया में क्या होता है, जो एंथर है वो एक कोरोला पैकेट के अंदर होता है, तो वहाँ पे भी वो कांटेक्ट में नहीं आता। जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि क्या है, स्टेमन इतने साइज़ में स्मॉल है, ओवरी इतने बड़े कि कभी ये जो है ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हैं। या फिर दूसरा हो सकता है कि ये इतने बार है, ये जल्दी रिसेप्टिव हो गई, ये बाहर चले गए, ओवरी फर्टिलाइज ही नहीं हुई। और ये एक तरीके से डायमॉर्फिज्म है, बिकॉज इसमें क्या है, अलग अलग शेप्स या अलग अलग पोजीशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है और ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, किसी भी फ्लावर का सेल्फ पोलन या तो उसी फ्लावर का हो या फिर सेम प्लांट के बाकी फ्लावर्स का, उसको उस फ्लावर की ओव्यूल से जो है फर्टिलाइज नहीं होने देता, क्योंकि ये जो है इनहिबिट कर देता है उसकी पोलन ट्यूब को ग्रोथ करने में और या फिर पोलन को जर्मिनेट करने में। तो क्या होता है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, 2 पोलन आकर गिरे स्टिग्मा पे, एक है स्पीशीज़ 1, एक है स्पीशीज़ 2। अब क्या हुआ, ये जो फ्लावर था ना, ये स्पीशीज़ 2 था, इसके ऊपर 2 पोलन आए, स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2। इसने देखा कि स्पीशीज़ 2 तो मेरा ही फ्लावर है, उसने उसकी पोलन ट्यूब को ग्रोथ नहीं करने दिया। और क्या हुआ, S1 ने ग्रो करा और ये इनका जो है S1 S2 करके हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन मिल गई, ठीक है। अब जो है हम ये पढ़ चुके हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे होता है। हम लोग मेन हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि पोलन को जाकर पिस्टल के ऊपर जाना है, यानी स्टिग्मा के पास जाना है, यानी मेल गैमेट को फीमेल के पास पहुंचना है। तो उसके लिए हमारा अगला वे आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन ग्रेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट्स may settle over a stigma. Only the right pollen belonging to the same species would germinate while others fail to do so. Compatibility and incompatibility of the pollen pistil is determined by special protein which are present on either on the pollen or on the stigma. होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले पोलन आया, ये वाला ने भी पोलन ट्यूब ग्रोथ किया, ये वाले ने ग्रो किया, जो स्टिग्मा था इसने रिसीव कर लिया। अब ये जो स्टाइल है ये क्या है, इसको केमिकल्स या नरिशमेंट दे रहा है, जिससे पोलन ट्यूब ग्रोथ होती होती हमारे सिनर्जिड्स के फिलिफॉर्म अपरेटस पे जाएगी और वहाँ पे जाके अपने गैमेट्स को ये रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो कि होता क्या है। सबसे पहले पोलिनेशन हुई, उसके बाद पोलन अडहेशन हुई, यानी पोलन आके स्टिग्मा पे चिपक गया,
ये देखने के बाद कि हाँ भाई ये ठीक पोलन है, तो क्या हुआ, उस पोलन को मॉइस्चर प्रोवाइड हुआ, उस पोलन ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जो कि स्टिग्मा के सरफेस पे हैं, और वहाँ पे जर्मिनेट करके अपनी पोलन जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब को बना लिया। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करते हुए स्टिग्मा के अंदर एंट्री करी और धीरे धीरे स्टाइल में से जाती गई। स्टाइल भी जो है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो उसके पोलन ट्यूब के पाथ को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंट्री कर जाएगी, ठीक है। अब एक बात देखना, कई बार क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, ये तय करना कि ये पोलन इस फ्लावर पे चाहिए मुझे, ठीक है, वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये जनरली प्लांट ब्रीडर्स करते हैं अपनी क्रॉप को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या, ये लोग 3 स्टेप में इसको करते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड डस्टिंग। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हो इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जो स्टेमेंस हैं वो फीमेल पेरेंट के जो फ्लोरल बर्ड्स है वहाँ से स्टेमेंस को रिमूव कर लेते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अगर फ्लावर में स्टेमन ही नहीं है तो क्या खाली एग पॉलिनेशन कर लेगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, जो फ्लावर था उसमें से हमने मेल गैमेट जो स्टेमन था उसको बाहर निकाल लिया। अब हम इसके बाद आते हैं, दूसरा स्टेप है बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं, अब जो हमारा वो फीमेल फ्लावर है उसको हम कवर कर देते हैं या तो बटर कप से या फिर पॉलीथीन वगैरह से, ताकि उसके ऊपर कोई भी फॉरेन पोलन जो हमारा अनडिज़ायरेबल पोलन है जो हम नहीं चाहते कि आए वो आकर उसको ख़राब करे, ठीक है। और फिर थर्ड प्रोसेस हम करते हैं डस्टिंग, जिसमें जो भी पोलन हम चाहते हैं उसको हम उस बैग्ड फ्लावर जिस पे हमारा डिज़ायर्ड स्टिग्मा था उसके ऊपर हम डलवाते हैं। हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिविटी गेन करता है, जो पोलन हमें चाहिए वो हम डिज़ायर्ड एंथर से अपने निकालते हैं, उसको डस्ट करते हैं और फिर हमारे पास वो फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि जिसमें हमारा स्टिग्मा भी हमारी मर्ज़ी का था, यानी जो फीमेल था वो भी हमारी मर्ज़ी का था, जो पोलन ग्रेन था वो भी हमारी मर्ज़ी का था, ठीक है। तो ये बैगिंग हो गया और ये डस्टिंग, ये 3 में ख़त्म हो गया है, ठीक। हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, हम लोगों ने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पढ़ा था जिसमें जो पोलन ट्यूब है वो क्या है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के पास 2 मेल गैमीट्स लेकर पहुंच चुकी है। उनमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेप है सिनगैमी जिसे हम बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और सिनगैमी से हमें मिलता है डिप्लॉयड जाइगोट। इसके बाद एक मेल गैमीट जो था वो हमारा फ्यूज़ हो गया एग के साथ, सिंगैमी हो गई, जाइगोट बन गया। सेकंड में क्या होता है कि जो हमारा दूसरा मेल गैमीट है, यहाँ पे 2 गैमीट रिलीज़ हुए हैं, तो एक गैमीट जो है उनमें से क्या करता है, जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, उन पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है सेंट्रल सेल में और वहाँ पे फ्यूज़ करता है। और जब 2 पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो वहाँ पर ट्रिप्लॉइड कंडीशन में एक जो सेल फ्यूज़ करके बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो जो प्रोसेस हमारा उस टाइम पे होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि उसमें 3 सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमने देख लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारा मेनली जो है 2 स्टेप होते हैं। एक होता है सिनगैमी वेयर द मेल गैमीट इज़ फ्यूजिंग विद द एग, एंड द अदर वन इज़ ट्रिपल फ्यूजन वेयर द मेल गैमीट इज़ फ्यूजिंग विद द 2 polar nuclei. The central cell after the fertilization or I will say fusion becomes the primary endosperm cell, जिसे हम short form में बोलते हैं PEC, and it develops into the endosperm। और जो zygote हमारा develop हुआ था वो जो है diploid होता है और ये zygote आगे develop होता है embryo में, ठीक है। Double fertilization ensures that the nutritive tissue is formed only when the formation of embryo has taken place by fertilization of the oospore और egg। zygote बनने के बाद ही PEC बनता है और इससे ये इंश्योर होता है कि बॉडी जो उसकी एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, और जब हमारा जाइगोट या एम्ब्रियो हो तो ऑलरेडी उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो टिश्यू चाहिए वो रेडी हो, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के जब ये 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो सिनर्जीज डीजेनरेट कर जाते हैं और एंटीपोडल सेल्स भी जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को मैं समराइज़ करूँ तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि पोलन ट्यूब आता है, सिनर्जीज में एंट्री करता है,
वहाँ पे वो डिस्चार्ज होता है, मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं, मेल गैमीट्स की मूवमेंट होती है. वन मेल गैमीट विल गो टू द एग सेल एंड द अदर मेल गैमीट विल गो टू द टू पोलर न्यूक्लियाई. Now the angiosperms are therefore more economical and more specialized in structures as compared to gymnosperms. क्योंकि gymnosperm में क्या होता है, एक बहुत ही लार्ज फीमेल गैमीटोफाइट चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन से पहले ही. तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही अगर इतना एनर्जी यूज़ होके बॉडी का एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बना है और किसी रीज़न से फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगी, देन द एनर्जी स्पेंट ऑन द फॉर्मिंग दैट स्ट्रक्चर विल गो टू वेस्ट, जो कि हम लोग एंजियोस्पर्म में अवॉइड करते हैं. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गई, स्ट्रक्चर्स बन गए. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कुछ पोस्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं. तो उन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या कैसे वो बनते हैं, वो बनने के लिए क्या इवेंट्स होते हैं, और उनकी डिटेल में पढ़नी है. जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है फर्टिलाइजेशन का, दैट इज़ एंडोस्पर्म. तो मैं एक बार आपको पहले ये बता देती हूँ इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से है. जैसे एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन के बाद. इसके अलावा जो ओव्यूल हमारा बचा हुआ था, वो ओव्यूल जो है वो सीड में मैच्योर हो जाएगा, और जो हमारी ओवरी थी वो फ्रूट में मैच्योर हो जाएगी. तो हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में एक्चुअली 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं. एंडोस्पर्म, देन आर जाइगोट, और जाइगोट को इनफैक्ट में बेटर है कि एम्ब्रियो के तौर पे हम उसको रीड करें. ओव्यूल एंड ओवरी, यानी हमारा बेसिकली सीड और फ्रूट. तो टोटल हमारे पास कितने स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर हमें इसमें पढ़ने हैं. सबसे पहला स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है, जो हमारा पीई सेल था वो मल्टीपल जो है बार बार डिवाइड करता है और एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल से भरा हुआ है, और वो जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. अब होगा क्या, ये जो मेरा पीईसी था जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, यानी पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था, ये क्या करता है, बहुत सारी न्यूक्लियस की डिवीजन करता है विदाउट साइनोकाइनेसिस, यानी सेल वॉल डिवीजन नहीं हो रही है. तो होगा क्या, डिवाइड कर रहा है, तो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई जो है इसमें वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, और ये जो फ्री न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बाद में हैं एक स्ट्रक्चर को राइज करते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एक बार ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है वो बनता है, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, और हमारे पास हमारा टिपिकल जो सेलुलर एंडोस्पर्म है जो हमें चाहिए वो बनकर तैयार हो जाता है. ठीक है, अब आप यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ से हमारी फर्टिलाइजेशन फिनिश हो गई है. ये हमारा जाइगोट है. जो जाइगोट है या ये जो हमारा ऊस्पोर है, ये डिवाइड होता है 2 सेल्स में. ठीक है, एक इसमें क्या होता है, ये 2 तरीके के सेल्स डिवाइड होते दिख गए आपको. तो ये एक सेल होता है इसमें सस्पेंसर सेल, ऊपर वाला जो है सस्पेंसर सेल है, और एक सेल होता है एम्ब्रियो सेल्स. ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, फर्दर डिवीजन जैसे कंटिन्यू होती जाएगी, तो उसमें ये जो सस्पेंसर और है ये आगे डिवाइड करते हैं और ऑक्टेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारा सस्पेंसर है. जो ये जो लंबी सी आपको ऐसे लाइन दिख रही है ना सस्पेंसर, ये सस्पेंसर है. ऊपर जो बड़ा स्ट्रक्चर है ये हमारा होस्टोरियल सेल होता है. होस्टोरियल इसलिए क्योंकि न्यूट्रिशन कलेक्ट करेगा, और नीचे जो है हमारे एम्ब्रियो जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ग्रो करा है. जैसे सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एम्ब्रियो हार्ट शेप हो गया है, और यहाँ पे जो है ये एम्ब्रियो की शेप जो है वो टॉर्पीडो शेप्ड हो गई है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एम्ब्रियो की अलग अलग शेप्स के बारे में भी जो है ना वो पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे शेप्स होती हैं. लेकिन उसमें जाने से पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ना कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाती है स्ट्रक्चर की, मैं उसको एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जैसे सबसे ऊपर होस्टोरियल सेल है, ये नीचे हमारा सस्पेंसर है. होता क्या है, सस्पेंसर की जो ये सबसे सस्पेंसर के नीचे जो एम्ब्रियो है, इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, ये डर्मेटोजन के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होती है, और अंदर वाले जो टिश्यू हैं वो ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. यहाँ के जो ऊपर के सेल्स हैं ये रूट सेल्स या रूट कैप और रूट टिप के लिए डिफ्रेंशिएट होते हैं. तो यहाँ से जो है प्रॉपर जो है सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पर आप एक बार इसमें जो कंक्लूड कर रही हूँ इसको वो देखो कि जो जाइगोट है वो टर्मिनल और बेसल सेल में बना, यानी एक होस्टोरिया और सस्पेंसर सेल बन गया. हमारे पास एक सस्पेंसर का सेल होगा, एक एम्ब्रियो का सेल होगा. तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, सस्पेंसर डेवलप हो रहा है, ये होस्टोरियल सेल है. यहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज हो गई जिसके अंदर जो है हमारा हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, डर्मेटोजन, वो सारे स्ट्रक्चर, रूट टिप, शूट टिप, सबके प्राइमोडिया जो है वो में यहाँ विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद ग्लोबुलर स्टेज के पास आप
देखते हो यहाँ पे हार्ट शेप वाली स्टेज आती है, और ये जो सेल है ना जो हमारे एम्ब्रियो को और हमारे सस्पेंसर को कनेक्ट करता है, पॉइंट का जो सेल है इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि फर्दर जो है एम्ब्रियो और डेवलप करता जा रहा है, तो जो शेप्स है वो डिफाइन हो गई कि कोटिलिडन्स बन गए, शूट मेरिस्टम बन रहा है, रूट मेरिस्टम बन रहा है, और ये जो स्टेज है ना ये इसकी शेप की वजह से हम इसे टॉर्पीडो स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये आप एम्ब्रियो जो है ये डाइगोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर्स हैं कैसे कैसे होता है, यहाँ से वही बेसिक प्रोसेस है। यहाँ पे ये ग्लोब्यूल की शेप में इसलिए हमने ग्लोबुलर बोला, फिर एक ट्रायंगुलर शेप आ गई, उसके बाद एक हार्ट शेप आ गई, उसके बाद एक टॉर्पीडो शेप आ गई, और फिर एक मैच्योर एम्ब्रियो आप देख सकते हो जिसके अंदर कोटिलिडन्स भी दिख रहे हैं, अंदर उसका वेस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेस थी डाइगोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। अब एक एंडोस्पर्म में जब हम बात करते हैं तो एक कोकोनट का एग्जांपल काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर जो आप लिक्विड पार्ट देखते हो ना, जो ये लिक्विड पार्ट है कोकोनट का, दिख रहा है ये कोकोनट मिल्क जिसको हम बोलते हैं, वो होता है उसका लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी कि वो अभी साइटोकाइनेसिस, उनका जो सेल वॉल फॉर्मेशन होनी थी ना उसमें, वो उसमें अभी हुई नहीं है, ठीक है। और बाहर जो हमें सॉलिड वाइट कर्नल नज़र आता है वो होता है उसका सॉलिड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो कोकोनट जो है उसके पास मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जिसका जो आउटर पार्ट जो कि वाइट कर्नल को सराउंड करता है वो सॉलिड एंडोस्पर्म है, और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो कौन सा होता है, वो होता है उसका कोकोनट वाटर जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं सेंटर में, ठीक है। नाउ द एंडोस्पर्म इट में इधर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसा कि पी और ग्राउंडनट या फिर बीन्स में होता है, और सीड मैच्योरेशन से पहले ही वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। और कुछ कंडीशन में क्या हो सकता है कि मैच्योर सीड हो चुका है उसके बाद भी जो है एंडोस्पर्म बचा हुआ है, और जैसे कि कैस्टर में और कोकोनट में देखा जाता है, जो कि बाद में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे सीड जो है उस एंडोस्पर्म को यूज़ करता है, ठीक है। तो वी आर थ्रू विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज़ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू मैच्योर एम्ब्रियो, दिस इज अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। तो जो एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जब वो अपनी एम्ब्रियोजेनी वाले प्रोसेस में चल रहा है, राइट। अब जो जाइगोट है वो क्या करता है, ये मेरा जाइगोट है, ये जो जाइगोट है ये सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, और पीछे आप एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस देख कर आए हो कि ग्लोबुलर शेप होगी, फिर हार्ट शेप हो जाएगी, फिर एक करके टोटल इन द एंड मेरे पास एक ये मैच्योर एम्ब्रियो जो है आ जाएगा। अब ये जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है, एक एम्ब्रियो में जनरली दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि उसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे हमें सस्पेंसर और होस्टोरियल सेल मिलते हैं, और जो उसका जहाँ पे एम्ब्रियो मिलेगा ना वो हमेशा उसके एंडोस्पर्म साइड पे डेवलप हो रहा होता है। ये एक एम्ब्रियो चाहे वो मोनोकोट का या डाइकोट का हो, ये उसमें जो है जनरल होती है चीज़ें। अब हम एक बार डाइकोट के एम्ब्रियो और मोनोकोट के एम्ब्रियो को कंपेयर करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। जो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो आप देख सकते हो, ठीक है। एम्ब्रियो की जो जहाँ पर एम्ब्रियो होता है उसकी एक बेसिकली एक्सिस होती है, ठीक है, एक एक्सिस होती है, और ये जो दो हैं इसके कोटिलिडन्स होते हैं, राइट। होता क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कि कोटिलिडनस के ऊपर होता है, ठीक है, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज़ अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, दैट इज़ नोन एज एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं हम उसे, एपिकोटाइल, ठीक है। और वो सिलेंड्रिकल पोर्शन कोटिलिडनस का जो कि क्या होता है नीचे की तरफ होता है, बिलो द लेवल होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। जो कि और ये जो हाइपोकोटाइल होता है ना, ये इसका जो टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो रेडिकल होता है जिसके नीचे हमारे रूट कैप होती है, ठीक है, क्योंकि ये रूट टिप को कवर करती है। इसके बाद हम हमारे सेकंड अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले पे यानी मोनोकोट एम्ब्रियो पे, मोनोकोट एम्ब्रियो जैसा कि ग्रास की फैमिली में होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडन है। डाइकोट में दो कोटिलिडन थे, इसका जो एक कोटिलिडन है उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया स्कुटेलम बोल के, ठीक है। तो स्कुटेलम का इसमें जो है होता क्या है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो लोअर एंड है, ठीक है, जहाँ पे रूट कैप आ रही है वहाँ पे उसको कवर करता है, जहाँ पे रूट कैप और रेडिकल आपको नजर आ रहे हैं, इसको एक शीट कवर करती है। ये जो शीट है ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है और इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। और जब आप इसके एपिकोटाइल के लेवल पे जाते हो यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव सरफेस पे जाते हो तो वहाँ पे आपको शूट एपेक्स दिखते हैं और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया,
क्योंकि शूट पर ही तो लीफ आती है ना, तो कुछ लीफ प्राइमरोडिया के भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं जो कि एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर में कवर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइड। ठीक है, तो ये हमारा था डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो। तो मैं एक बार डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो में आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ कि होता क्या है। डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स हैं, मोनोकोट में 1 कोटिलिडन है। ठीक है, डाइकोट में क्या होता है, प्लूम्यूल टर्मिनल होता है और दोनों इलोंगेटेड कोटिलिडनस, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्लूम्यूल है वो इलोंगेटेड है और दोनों कोटिलिडन्स के बीच में है। लेकिन मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है इसमें जो प्लूम्यूल है वो लेटरल नज़र आता है, क्योंकि एक सिंगल कोटिलिडन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, तो प्लूम्यूल ऐसे लगता है जैसे कि टिल्ट हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने 2 स्ट्रक्चर्स आपको बार बार बोले, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, तो ध्यान रहे एपिकोटाइल जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव वाला सरफेस होता है कोटिलिडनस के ऊपर, और हाइपोकोटाइल जो होता है वो क्या होता है, नीचे वाला सरफेस होता है। तो एपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड होता है, ठीक है, एपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड होगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूम्यूल होगा यानी शूट वाला, और जो इसका हाइपोकोटाइल है वो क्या होगा, हमेशा रूट का यानी रेडिकल वाला। ठीक है, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन से पहले एक और टर्म जो हमें ध्यान रखनी है वो है इंटेग्यूमेंट्स, जो थी ना हमारी ओव्यूल की। ठीक है, ओव्यूल में हमारी इंटेग्यूमेंट्स थी जो बाहर कवर करी थी, तो वो इंटेग्यूमेंट्स जो होती हैं वो बाद में डेवलप हो जाती हैं टेस्टा और टेगमन में। ठीक है, वो भी कैसे सीड वगैरह में आ रही है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो हमारा एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर था वी आर थ्रू विद दैट, नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर थर्ड स्ट्रक्चर। आवर थर्ड स्ट्रक्चर इज सीड। सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, जो भी ये एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन हुई उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो सीड है। ठीक है, तो एक्चुअली जो सीड है वो कहाँ पर फर्टिलाइज हो रहा है, फ्रूट के अंदर। ठीक है, होता क्या है कि ये मेरा जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल मेरा डेवलप होता है सीड में, और जो मेरी ओवरी है ये मेरी डेवलप होती है फ्रूट में, और ये हमें पता है कि ओवरी के अंदर होता है फ्रूट, इसका मतलब ही फ्रूट के अंदर होता है सीड। ठीक है, तो एक्चुअली सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट्स जो बाहर होंगी, कोटिलिडनस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, अब ये जो सीड्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। वन इज योर एंडोस्पर्मिक सीड एंड द अदर वन इज योर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें हम एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या हो जाएगा उसका, नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है इसके अंदर क्या होता है, द एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द सीड। ठीक है, इसमें क्या है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक में, एंडोस्पर्मिक में जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करता है, यानी वो रहता है टिश्यू के अंदर एज अ स्टोरेज ऑर्गन, जो कि ज़्यादातर मोनोकोट्स में होता है क्योंकि वहाँ पे एक ही कोटिलिडन है। और जो नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, और वो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तभी पूरा कंज्यूम हो गया था। ठीक है, तो बाद में कभी जो एम्ब्रियो है वो सीड जर्मिनेट करे या नहीं, उसके लिए कभी भी वहाँ पे स्टोरेज के लिए वो जो है प्रेजेंट नहीं होता। उस टाइम पे इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कोटिलिडन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते क्योंकि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। ठीक है, और ये जो है जनरली डाइकोट्स में होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स हो गए, फिनिश। अब एक बात ध्यान रहे, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिन सीड्स के अंदर उनका न्यूसेलस भी परसिस्ट करता है, मतलब न्यूसेलस भी एंड तक बचा होता है, जैसा कि कॉफ़ी में आपने देखा होगा। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में ऐसे सीड्स या फिर ऐसा जहाँ पर न्यूसेलस परसिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, द सीड्स कोर्स आर वेरी टफ एंड प्रोटेक्टिव एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स। अब होता क्या है, जहाँ पर सीड कोट होती है, ठीक है, मान लो ये कोई सीड है और ये जो इसके ऊपर ये एक सीड कोट है, ये जो सीड कोट है यहाँ पर एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जो कि एक्चुअली बचा हुआ माइक्रोपाइल है, और ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीड जब वो कभी भी जर्मिनेट करेगा। ठीक है, मैच्योर सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई
दैट इज़ 10 to 15% वाटर बाय मास, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या होगा, क्योंकि वाटर नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिकली वो स्लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो एक स्टेज में एंट्री करता है, जो स्टेज है इनएक्टिविटी की, जहाँ पर काम नहीं होता है, वो मेटाबॉलिकली फंक्शन नहीं करता, जिसे हम बोलते हैं डोरमेंसी, ठीक है। और ये जो डोरमेंसी है ये कब ब्रेक होगी, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, यानी सीड को पानी और जो भी नरिशमेंट उसको चाहिए वो सब मिलेगा, ठीक है। अब ये जो सीड्स होते हैं ये कुछ टाइम के लिए ही वायेबल होते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो सीड की वायेबिलिटी को विद इन मंथ्स लूज़ कर देती हैं, और कुछ होते हैं जो कि सेवरल ईयर्स तक परसिस्ट करते हैं। अब नाउ मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स देने वाली हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द 1 मार्क क्वेश्चंस। In Arctic tundra region, the seed of lupine, जिसका scientific name है Lupinus arcticus, germinated and they flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy, यानी 10,000 साल वो डॉर्मेंट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस किया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि इधर डायग्राम में आपको दिख ही गया होगा, डेट पाम जो है, ये क्या था कि एट किंग हेरड्स प्लेस, जगह का नाम है जो डेड सी के पास है, वहाँ पे जो है डेट पाम का जो सीड है, जिसका हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं फिनिक्स डैक्टिलिफ्रा, इट इज़ फिनिक्स डैक्टिलिफ्रा। वही स्पेलिंग्स का आप लोग वरी नहीं करना, आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में मैं नोट्स जो है वो PDF में दूंगी। अभी सिर्फ इस वीडियो से आपको सिर्फ समझ आना चाहिए, ताकि जब आप नोट्स को रीड करो तो फिर आपको क्लियर होता जाए कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको सुना सुना लगे, सूना सूना ना लगे। ये 2 एग्जाम्पल हो गए डेट पाम के और लुपिनस के, कि जिसमें हमने देखा कि लुपिन बीन्स जो है वो 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद भी जो है जर्मिनेट कर सकती है, और जो डेट पाम है हमारा ये 2000 ईयर के बाद भी जो है जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। नाउ fruits of some plants contain very large amount of tiny seeds, for example orchid, ओरोबैंके, स्ट्रिगा और फाइकस। इनके अंदर क्या है कि बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप कुछ एग्जांपल में ध्यान रख सकते हो। और जो मैंने एक इनमें नाम बोला है आपको, ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा, ठीक है। तो ओरोबैंके और जो स्ट्रिगा है ना, ये हमारे रूट पैरासिटिक जो होते हैं ना, क्रॉप्स में रूट्स में जो पैरासिटिक स्पीशीज़ होती हैं उनका एग्जाम्पल है, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो तीसरा स्ट्रक्चर भी हमारा सीड खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे 4th स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम है फ्रूट। फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है, क्या है फ्रूट, एक्चुअली में ओवरी ही डेवलप हो रही है फ्रूट में। नाउ द वॉल ऑफ द ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट एंड नोन एज पेरिकार्प, इट इज नोन एज पेरिकार्प। मोस्टली फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओनली ओवरी, other floral plants degenerate and they fall off. Such types of fruits are known as the true fruits, whereas in few species like in apple, strawberry and cashew yani kaju, the thalamus also contributes to fruit formation and the fruits, therefore they are called as false fruit, because यहाँ पे floral parts भी fuse हैं, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ swollen ovary है जो fruit बना रही है, ठीक है। नाउ हमारा ये फ्रूट में इतना ही था। फ्रूट पे जाने के बाद इसमें एक और चीज़ थोड़ा ध्यान रखना टॉपिक, वो है हमारा पार्थिनोकार्पी, ठीक है। पार्थिनोकार्पी बोलो या फिर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलो। होता क्या है, व्हेन फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सीड भी नहीं होगा, तो दीज आर बेसिकली सीडलेस फ्रूट्स एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल बनाना, और फोटो में आपको दिख रहा है वाटरमेलन। तो इकोनॉमिकली पर्पज से आप देख सकते हो ये बेटर है, ऐसा वाटरमेलन खाना सब प्रेफर करेंगे जिसके अंदर बीज ना हो, है ना, क्योंकि वो ईजी होगा। लेकिन उसके जो ये इकोनॉमिकली तो बेटर है, लेकिन प्लांट के अकॉर्डिंग सोच कर देखो, सीड्स नहीं होंगे तो आगे उसकी प्रोजेनी कैसे जाएगी, है ना। तो ये जो पार्थिनोकार्पी है जो कि सीडलेस फ्रूट्स बनाती है, इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मीन्स एंड इंजेक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। अब आप लोग एक बात देखो कि पार्थिनोकार्पी पढ़ा है और मैंने पार्थिनोजेनेसिस करके एक टर्म यूज़ की थी चैप्टर 1 में। इन दोनों में बहुत फ़र्क है,
ठीक है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इसके अंदर फ्रूट डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन ओवम से होती है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और ये जनरली कुछ स्मॉल इनवर्टिब्रेट से मिलता है, तो इनमें बहुत फ़र्क है। दूसरा क्या है, इसमें जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है उसके अंदर सीड्स नहीं होते, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं और उनके अंदर आगे सेक्सुअली प्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। ये कभी भी ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते क्योंकि सीड नहीं है, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। और ये जनरली वाटरमेलन, बनाना, पाइनएप्पल, रोजेज इन सब में मिलता है, और ये लिजर्ड्स और इंसेक्ट जैसे एनिमल्स में मिलता है। तो पार्थिनोकार्पी इज अ डिफरेंट थिंग एंड पार्थिनोजेनेसिस इज अ डिफरेंट थिंग, नेवर एवर कंफ्यूज देम, ठीक है। Now our next topic is apomixis and polyembryogeny. Apomixis क्या है? Apomixis को मैं ब्रेक कर सकती हूँ in apo plus mixis, that is without mixing or without fertilization. It is a mode of asexual reproduction which produces seeds but without fertilization. For example, in some species of Asteracean grasses, ठीक है, although it is a form of asexual reproduction but it mimics sexual reproduction, ठीक है। Now एपोमिक्टिक सीड डेवलप कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है, जो डिप्लॉइड एग सेल है वो बिना मियोटिक डिवीजन के डेवलप होता है। एग सेल जब बनता है वो तो हैप्लॉइड होता है मियोसिस से, लेकिन यहाँ पे मियोटिक डिवीजन नहीं होती है और जो एग सेल है वो डिप्लॉइड होता है। अब ये जो एग सेल है ये बिना फर्टिलाइज हुए, जो मेरे पास एग सेल है जो बिना मियोसिस के डिप्लॉइड है, ये बिना फर्टिलाइजेशन करे सीधा जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। जहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो या हमारे पास जो भी बनकर आ रहा है सीड्स वगैरह वो बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेराइटीज़ होती हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स की हो गई या फिर मैंगो वगैरह की हो गई। इसमें होता क्या है कि इनके अंदर जो हमारा याद है एम्ब्रियो सैक था, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, और ये बाहर जो है न्यूसेलस टिश्यू था। तो ये जो न्यूसेलस टिश्यू है ना, ये डिवाइड करके बाहर एम्ब्रियो सैक के यहाँ प्रोट्यूड आउट करता है, ठीक है, और ऐसे करके ये सेल इसके अंदर ना स्ट्रक्चर्स प्रोट्यूड आउट करता है अपने एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये जो प्रोट्यूडिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं और फिर इन फ्यूचर ये एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्पीशीज़ बन गई जिसमें एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो एपिमिक्टिक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं है, सिर्फ ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज हो गए, तो इसलिए ये एपोमिक्टिक है। दूसरी बात, क्योंकि एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हैं तो एक कंडीशन हो गई जिसे हमने बोला पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है, यानी मल्टीपल सीड्स विद इन अ मल्टीपल एम्ब्रियोज विद इन अ सीड। अब इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। एपोमिक्सिस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है। पोली एम्ब्रियोनी में क्या है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर या फिर एक सिंगल सीड के अंदर। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, इसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक, फर्टिलाइजेशन हो रही है तभी तो एम्ब्रियो बन रहा है ना। इसके अंदर सीड प्रोडक्शन नहीं होती है, इसके अंदर सीड की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्लांट्स है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट्स से, क्यों, फर्टिलाइजेशन नहीं है। लेकिन पोली एम्ब्रियोनी में क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर्स है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड आउट करे, मेल गैमेट आया तो उनका भी फ्यूज़ होने का चांस बढ़ गया, क्योंकि जो हमारा एग सेल है वो न्यूसेलस से ही बना है ना। अगर न्यूसेलस का ही कोई सेल प्रोट्रूड आउट करके एम्ब्रियो में जा रहा है तो वो भी एग सेल की तरह एंटर कर सकता है। अगर वो एम्ब्रियो बन रहा है बाद में फर्टिलाइज होके, तो वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, दो डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है वो एक साथ रिकम्बाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि अच्छा, इस पे नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बार हमें एपोमिक्सिस का ये पता होना चाहिए दैट व्हाई एपोमिक्सिस इज इम्पॉर्टेंट। सो लिसन, although hybrid varieties produce higher and better yield, but there is one major drawback. Hybrid seeds have to be produced every year because seeds collected from hybrid plants, and if they are sown subsequently, they do not maintain hybrid characters because of a property that is the segregation of traits, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स
एवरी ईयर इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो कॉस्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन की भी बढ़ जाएगी. नो दिस कैन बी अवॉइडेड इफ एपोमिक्सिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाइब्रिड सीड्स. ठीक है, एपोमिक्सिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, देयरफॉर साइंटिस्ट दीज डेज आर वेरी बिजी इन आइडेंटिफाइंग जीन्स फॉर एपोमिक्सिस सो दैट दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन हाइब्रिड वेराइटीज़, और इकोनॉमिक पर्पज से जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमें फ्रूट में मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ अगले जो 2 टॉपिक हैं, दीज आर एडिशनल टॉपिक्स विच हैव बीन एडेड वेरी रिसेंटली, जिसमें पहला है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, कि सीड फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, सीड का बनना ज़रूरी क्यों है. सबसे पहला आप देख रहे हो डिपेंडेबल मेथड. Unlike the bryophytes and pteridophytes, pollination and fertilization of the seed plants are free from requirement of water. So seed formation is therefore more dependable because जिन plants के अंदर water की ज़रूरत ही नहीं हो रही है, जहाँ पे pollination नहीं होगी, तो उनके लिए भी तो कोई method होना चाहिए, तो वहाँ पे seed formation का method बहुत important है. दूसरा है पेरिनेशन. Seed is dry with dormant embryo and very thick protective seed coat, so it is also more suitable for pollination through unfavorable periods because वो उस plant को unfavorable condition में भी survive करवा पा रहे हैं. Dispersal, अब seeds के अंदर बहुत सारी strategies होती है जो उनको हम अलग अलग habitats में हम लोग disperse होते हैं, वो seeds disperse होते हैं, और वो they have the ability of colonizing the same habitat. Dispersal के जो methods हैं seed के, वो मैं आपको next slide में दिखाने वाली हूँ. ठीक है, रिजर्व फूड, ऑब्वियसली बात है, जो सीड्स है वो अपने अंदर रिजर्व फूड रखता है ताकि वो जो यंग सीडलिंग्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके जब तक कि वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते. देन देयर इज वेरिएशंस. नाउ एज सीड्स आर फॉर्म थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे कैरी अ नंबर ऑफ वेरिएशंस एंड वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर अडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस. द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज. सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. This is very helpful for supply of food throughout the year and to overcome drought and famine conditions. उसके बाद एग्रीकल्चर. सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड व्हेन ह्यूमंस लर्न टू ईट एंड स्टोर एंड सो सीड्स. So agriculture has also proved to be a turning point for evaluation of human civilization, industrialization, science and technology. So obviously seed formation plays a major role there also, right? The next topic is seed dispersal. आपने पॉलिनेशन में पढ़ा है कि पॉलिनेशन कैसे होते हैं, तो एक तरीके से सीड डिस्पर्स होने के भी, क्योंकि पढ़ा था ना कि पॉलिनेशन में जो है इन रिटर्न प्लांट क्या देता है, नेक्टर देता है या पोलन कैरी करते हैं, उसका फ्रूट कैरी कर लेते हैं. तो क्या है, सीड जो है वो विंड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं. एनिमल्स जो है वो अपने पैरों पे लगा के ले जा सकते हैं. कई बार वाटर से भी जा सकता है. कई बार फ्लावर खुद ही रप्चर होके बर्स्टिंग से कर सकता है. और कई बार हम ह्यूमन्स ही जो है वो फ्रूट्स को या सीड्स को डिस्पर्स करा लेते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन. वाई इट इज़ नेसेसरी कि फ्रूट बने. अब सीधा से सुनना. सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन. डेवलपिंग फ्रूट्स protect the developing seeds from mechanical injury, insects and unfavorable climatic conditions. ठीक है, क्योंकि सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो स्ट्रक्चर चाहिए ना. नाउ देयर इज अदर वन इज डिस्पर्सल. फ्रूट्स हेल्प द सीड्स इन डिस्पर्स टू डिस्टेंट प्लेसेस. एक तरीके से वहाँ पर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. देन फूड टू एनिमल्स. Fleshy fruits provide food to animals who also act as dispersal agents of their seeds. Fleshy fruits generally have hard seeds. For example, you have seen in guava and fig, while hard-shelled fruits have soft seeds. For example, almond. तो जिसमें जो है फ्रूट्स का जो शेल है वो अगर हार्ड है तो उनके अंदर जनरली सॉफ्ट सीड्स मिलते हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ न्यूट्रिशन टू द जर्मिनेटिंग सीड्स. Some fruits provide nourishment to germinating seeds and the developing seedlings, so that is why it is also necessary. And then importance to humans. वो तो है ही, because fruits are the source of food. प्रोटीन के लिए, ऑयल के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर, सबके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? फ्रूट्स की ज़रूरत है. तो विद दिस आवर चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स completes. Here is a slide in which I have tried to compile all the main topics which we have covered. ठीक है, so I hope you have enjoyed this video and आपके concepts clear हुए होंगे. I will attach the PDF with it जो आप देख सकते हो, and it will be more convenient for you to understand. And all the best and take care, and thank you for having patience for viewing this whole video. So thank you again.